ओके, पीडीएफ शो हो रहा है, प्रेजेंटेशन शो हो रहा है ना? हाँ सर। ओके, म्यूट कर लेना हाँ आप लोग, ताकि आप लोगों का बैकग्राउंड का आवाज़ ना आए, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग जो मिलेगा उसमें दिक्कत हो जाएगा। आप लोग म्यूट कर लेना सब कोई, जब सवाल होगा मैं खुद ही पूछ लूँगा। ओके, लास्ट दिन हम लोग कमर्शियल नॉलेज पे मेनली जिस मैटर पे बहुत ज़्यादा बातें किए थे लास्ट क्लास में, उसी से हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन इंडिया, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बिजनेस को फैसिलिटेट करने में। স্যার হ্যালো यस यस, স্যার আইপিও আপনি বললেন তো দেখাবেন কিছু একটা। ओके आईपीओ दिखाएंगे, कौन? अरिजीत? यस सर। ओके अरिजीत, मैं आईपीओ दिखाऊंगा। ओके ठीक है, मैं आईपीओ दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा क्लास को मैं थोड़ा सा मूव ऑन करूँ, फिर मैं बीच में जब आऊँगा मैं आईपीओ जरूर बताऊंगा। जैसे सेबी के बारे में चर्चा करेंगे तो आई विल डिस्कस अबाउट आईपीओ। ठीक है, पहले आरबीआई के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर सेबी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सीसीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, और ईच एंड एवरी केस में हर एक का अलग अलग पॉइंट आएगा, मैं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू रिमेंबरिंग के लिए, वेरी गुड। तो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस पे हम लोग नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड फंडिंग इंस्टीट्यूशंस पे बात कर रहे थे। उसमें नॉन फंडिंग पे ये सारा और फंडिंग पे नाबार्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात की थी कि एक बिजनेस को बनाने के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर होता है, ऑक्सिलरीज एंड एड्स टू ट्रेड होते हैं, एंड फंडिंग एंड नॉन फंडिंग बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मतलब ये होता है कि बिजनेस का चक्रव्यूह बोल सकते हो। ठीक है, चक्रव्यूह मतलब जिसको भेदना असंभव होता है। तो एक बिजनेस को अगर प्रॉपर लेवल पे बनाया जाए और उसमें एक प्रॉपर चक्रव्यूह बनाया जाए तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस बन के रहेगा। उसके लिए जो चाहिए दैट इज फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, ऑक्सिलरीज एंड एड्स टू ट्रेड चाहिए। मतलब किसी भी बिजनेस को फ्लरिश होने के लिए, किसी भी बिजनेस को फ्लरिश होने के लिए गवर्नमेंट के पास ये सब तो होना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल का अगर मैं सिचुएशन बताऊं, वेस्ट बंगाल में बिजनेस डेवलपमेंट का कंडीशंस इज नॉट वेरी गुड। नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, बट मैं बंगाल के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। जैसे मैं रोज बोलता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर बिजनेस का जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज ऑक्सिलरीज एंड एड्स टू ट्रेड का बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब बिजनेस को बनाने के लिए जो एक एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होता है ना, एड्स चाहिए होता है। स्पेशली सबसे पहले तो आपके पास स्किल होना चाहिए, स्किल के साथ साथ गवर्नमेंट सपोर्ट एंड एड्स होना चाहिए। वो थोड़ा कम है, काफ़ी कम, थोड़ा बोलूँगा नहीं, काफ़ी कम है वेस्ट बंगाल में। किसी मतलब पहला तो माइंड सेटअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी बिजनेस के साथ अपने आप को ज़्यादा मैचअप नहीं कर पाता। इसीलिए बाहर से जो लोग दूसरे स्टेट से आया था, स्पेशली राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से जो लोग आए थे, वो भी बिफोर इंडिपेंडेंस, वही लोग वेस्ट बंगाल में बिजनेस पे राज करता है। लेकिन जो मतलब बंगाली जिनका यहाँ का मेन जिनका जगह है ये, वो बिजनेस पे राज नहीं करता। ऊपर से वो उनके दुकान में जाता है क्लार्क का काम करने, किराने का काम करने। मतलब ये शर्म होना चाहिए कोई भी स्टेट में। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में आप लोग इनके नाम सुने होंगे, सॉरी मुझे नाम है, शिवसेना का जो प्रमुख थे, जिसने शिवसेना बनाया था महाराष्ट्र में, जो पार्टी चलता है ना शिवसेना, बहुत ही फेमस पार्टी है वहाँ का, बाल ठाकरे। आई होप आप लोग नाम जानते होंगे बाल ठाकरे साहब का, बाला साहेब ठाकरे, जानते हो आप लोग? यस सर। किसी को नहीं पता, सिर्फ विश्वजीत को पता है। नहीं सिर्फ विश्वजीत को पता है, और किसी को बाला साहेब ठाकरे साहब के बारे में नहीं पता। सर मेरा फिल्म सर फिल्म भी बना हुआ है, उनके ऊपर बॉलीवुड मूवीज भी है। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। हाँ, ठाकरे के नाम पे मूवी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर तो कभी नहीं रहे हैं। ओके म्यूट करो, सुनो, अभी बाद में सुनेंगे सवाल। महाराष्ट्र का सीएम तो कभी नहीं रहे, लेकिन पूरा का पूरा महाराष्ट्र का जो शिवसेना का जो एकदम प्रमुख रहे हैं बहुत दिनों तक, उनका जो मतलब अभी जो महाराष्ट्र का जो सीएम है उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अभी करंट चीफ मिनिस्टर है, वो उनका ही बेटा है। तो बाला साहेब ठाकरे के बारे में मैं क्या क्यों कहना चाहता जानते हो? क्योंकि महाराष्ट्र में बीच में एक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि महाराष्ट्र का हर एक ऑफिस में कोई ना कोई साउथ इंडियन, मतलब अगर जॉब का हेड में अगर देखा जाए तो जॉब के हेड में कौन है? कोई ना कोई साउथ इंडियन। और अगर बिजनेस के हेड में देखा जाए तो मारवाड़ीज एंड गुजरातीज। ठीक है, तो और जितना लेबर लोग हैं, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, ये है बाल ठाकरे साहब, बड़ा कट्टरपंथी है। ठीक है, आप लोग इमेज देख रहे हो? हाँ सर।
आप लोग इनको देखे होंगे, इनके ऊपर काफी बॉलीवुड मूवीज है। मतलब डायरेक्टली तो ठाकरे मूवी बाद में बना है, लेकिन बाद में इनके ऊपर भी बहुत सारा मूवीज है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ठीक है। कोई बोलता है कि बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, ये है वो है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो पे आप लोगों के साथ एक कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। ये बाल ठाकरे साहब एक चीज कहता था कि अगर बिजनेस के हेड में गुजराती और मारवाड़ीज और पंजाबीज होंगे, मैक्सिमम वहां पर गुजराती है, तो मराठी लोग चिढ़ के ना बड़ा चिढ़ जाते हैं गुजराती पे, बोलते हैं गुज्जू पीपल। तो फिर और अगर लेबर की जगह में देखा जाए तो सब लेबर महाराष्ट्र का मराठी है। तो कहते हैं कि स्टेट महाराष्ट्र का मराठी का, लेकिन सभी जगह में निचला पोस्ट में कौन है? मराठी। और जितना हायर पोस्ट में सब कोई ना कोई साउथ इंडियन या फिर बिजनेस में कोई ना कोई अपर पोस्ट में कोई ना कोई गुजराती मारवाड़ी ऐसा कोई। तो इनका कहना है कि ऐसा क्यों? तो इन्होंने मराठा का लोगों को समझाने का कोशिश किया और एक रिवोल्यूशन लाने का कोशिश किया, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारा दूसरा पॉइंट भी है, जैसे बिहार का लोग मुंबई में भर भर के बिजनेस करते हैं, वहां पर जाके छोटा छोटा जो बिजनेस ठेला में लगा के करते हैं। तो वो ये भी बोला था कि भाई अपना अपना स्टेट को डेवलप करो। एक चीज मतलब मैं एक चीज में मैं उनके साथ सहमत होता हूँ कभी कभी, कि अपना अपना स्टेट को डेवलप करना चाहिए। नहीं तो बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरे जगह में लोगों का इतना ज्यादा भीड़ बढ़ जाता है कि इक्विलिब्रियम नहीं रहता। एक मिनट वेट करो ना, एक सेकंड, हाँ होल्ड करो आप लोग। हाँ आदित्य बोल। हेलो, क्यों लिंक तो भेज दिया था, ओके रुक सेंड करते हैं। ओके, जो बात मैं कर रहा था, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बाला साहेब ठाकरे ने जो बोला एकदम सही बोला। उन्होंने बोला था कि दो चीज बोला था, एक बिहारी को मुंबई से हटाने के बारे में बात किया था, दूसरा बोला था कि साउथ इंडियन के बारे में बोला था, नोंगी हटाओ पुंगी बजाओ ऐसा करके बोला था, ठीक है। क्योंकि साउथ इंडियंस लोग लुंगी पहनते हैं ना। और ये भी बोला था कि मुंबई को इंडिया से अलग कर देगा, ये भी बोला था। मुंबई को इंडिया से अलग करके इंडिया मुंबई को अलग से बनाएगा। लेकिन ये सब मैटर पे बात एक्सट्रीमिस्ट साउंड जरूर सुना जाता है, लेकिन एक चीज मैं मानता हूँ कि हर एक स्टेट को सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर हर कोई एक जगह खराब है बोल के दूसरे जगह में इस तरह से पलायन करना चालू कर दे और वहां पर जाके अपना रोजी रोटी बना, जरूर एक इंडिया है, रोजी रोटी जरूर होगा, लेकिन क्योंकि एक जगह बहुत ज्यादा डेवलप और एक जगह में कोई डेवलपमेंट नहीं, करप्शन से भरकर करप्शन से, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, करप्शन के कारण डेवलप नहीं हो पाता, और मुंबई में जाके सब कोई बैसेगा तो मुंबई का भी क्वालिटी डिटोरिएट होता है। तो ये सब मैटर पे इन्होंने बात किया था। हाँ, कुछ बात जरूर मतलब एंटी इंडिया साउंड था, बट एक पॉइंट पे मैं उनके साथ सहमत हूँ। तो हर एक स्टेट में, मेरा कहने का ही मतलब था, बाला साहेब ठाकरे को मैं इसलिए यहाँ पर लाया था कि ये जो ऑक्सिलरीज एंड एड्स टू ट्रेड है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ये इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। एंड लास्ट में जो बात था इंटर लेवल पे, दैट इज एकदम मतलब कोर हार्ट में, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब बिजनेस को फैसिलिटेशन करने के लिए जो एक एकदम इंटरनल लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ओके, तो ये था हम लोग लास्ट क्लास का डिस्कशन। आज मैं जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला हूँ, दैट इज नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर बिजनेस फैसिलिटेशंस इन इंडिया। इसमें इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में भी बातें करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, बड़ा काम आएगा आपके लाइफ में। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर बिजनेस में the institutions such as Reserve Bank of India, which is the central bank of the country, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लीज गौर करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक चीज मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोल के एक बैंक भी होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक होते हैं जिसका नाम भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो उसको आप लोग इंडिया का हेड बैंक कभी मत सोच लेना। ये सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ये इंग्लिश लैंग्वेज में सेंट्रल बैंक है, और वो उसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। कोई बोलेगा कि ऐसा बैंक का नाम रखने का क्या जरूरत है,
दैट्स अ डिफरेंट इशू, हो गया है, वो नेशनलाइज्ड बैंक है। तो पॉइंट ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एपेक्स बैंक ऑफ द इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, सरकारी एग्जाम वगैरह में भी पूछता है ये सवाल। ओके, दूसरा जो बात मुझे कहना है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज द एपेक्स बॉडी ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज द रूल सेटर फॉर फेयर प्ले इन बिजनेस प्रोवाइड द सुप्रा कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेशंस, देन देयर आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटेड टू। जैसे कि मैं यहाँ पर जो मतलब बातें हो रहा है, दैट इज कि जैसे बैंकों के हेड में कौन है, पूरा का पूरा इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए आरबीआई है। मतलब यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशंस का बातें हो रहा है ना, ये सारा का सारा इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं और इंडिया का इकोनॉमी का फ्यूचर को तय कराता है। इंडिया का इकोनॉमी का फ्यूचर किधर जाएगा, ये सब इंस्टीट्यूशंस के हाथ पे होते हैं। जैसे कि आपने आरबीआई के बारे में सुना, सेकंड लाइन में आपने क्या सुना, एपेक्स बॉडी ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसने इंडिया का शेयर मार्केट एंड होल बिजनेस कंपनी लेवल को हैंडल करते हैं, स्पेशली मार्केट सिनेरियो को देखने के लिए। एंड थर्ड में बात किया मैंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ये देखता है, इट्स लाइक रेफरी। आप लोग फुटबॉल या क्रिकेट अगर देखेंगे, दोनों प्ले में, दोनों स्पोर्ट्स में रेफरी होते हैं। कोई बोलेगा सर क्रिकेट में अंपायर होते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, क्रिकेट में भी रेफरी होते हैं। मैच रेफरी क्रिकेट में होते हैं, जो मैदान पे नहीं होता, वो बेसिकली बैक स्टेज में होते हैं, ठीक है, स्टेडियम के अंदर वो वहां पर बैठ के काम करते हैं, मैच रेफरी। और फुटबॉल में मैच रेफरी जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर फुटबॉलर के साथ साथ घूमते हैं, उनको रेफरी कहा जाता है। और क्रिकेट में अंपायर्स होते हैं। तो वो क्या देखता है, फेयर प्ले देखता है। आप लोग आईपीएल में ये वर्ड सुने होंगे, जो लोग क्रिकेट देखते हो या आईपीएल देखते हो, वो ये वर्ड जरूर सुने होंगे, फेयर प्ले अवार्ड होता है। फेयर प्ले मतलब चीटिंग जितना कम हो सके करके, ठीक है, मतलब एक बहुत ही साफ सुथरा खेलने का तरीका। मतलब स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो स्पोर्ट्स का जो खूबियां है। आजकल तो स्पोर्ट्स एक लड़ाई का मैदान जैसा हो जाता है, मारपीट हो जाता है। ये मारपीट ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेल इंसान का खुशी के लिए होता है, एंजॉयमेंट के लिए होता है, माइंड को फ्रेश करने के लिए होता है। जो लोग देखते हैं स्पेक्टेटर्स, उनका भी माइंड फ्रेश, और जो लोग खेलते हैं उनका भी माइंड बहुत ही प्योर होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह पे कहा कि इट्स बेटर टू प्ले फुटबॉल देन रीडिंग गीता। गीता इज अ वेरी पॉपुलर, मतलब वन ऑफ द धर्म ग्रंथ हम लोगों का, ठीक है, एपिक है इंडिया का, मतलब हिंदू रिलीजियंस पे इसको माना जाता है। मतलब उन्होंने सार्फली कह रहा है कि भाई आप गीता मत पढ़ो, बदले में आप फुटबॉल खेलो। मतलब गीता घर में बैठे बैठे पढ़ोगे, शायद 2-4 ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा, लेकिन एक फुटबॉल खेल के आपके अंदर जो मतलब स्पोर्टीनेस आएगा ना, जो फेयरनेस आपके अंदर आएगा, एक साफ सुथरा। क्योंकि आप लोग एक चीज देखे होंगे, जो लोग खेलते हो, खेलने के टाइम पे कभी भी किसी के मन में ना बुरा बात नहीं आता है। जैसे कि आप लोग अगर 2 मिनट अपने घर में बैठो, आपके मन में ना किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा समझ में आ रहा है, या फिर आपको कुछ जो चीज आपका बैड हैबिट्स है वो आपके अंदर भर भर के आता है, लेकिन एक टाइम पे ये कभी नहीं आया। अगर बचपन में आप लोग खेलते थे, अगर अभी नहीं खेलते हो, जस्ट पॉइंट इट कि जब आप बचपन में भी खेलते थे और आज भी अगर खेलने का मौका मिलता है ना, ओनली एट द टाइम ऑफ स्पोर्ट्स, आपके मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आता है। दैट्स व्हाई स्वामी जी ने, मतलब विवेकानंद जी ने ऐसे कहा था कि इट्स बेटर टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल देन रीडिंग गीता। तो मैं तो पूरा मानता हूँ बात को, चाहे आपको ठीक लगे ना लगे। तो फेयर प्ले इन बिजनेस प्रोवाइड सुप्रा कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेशंस। मतलब कंपटीशन कमीशन, दैट इज सीसीआई का मानना ये है कि कंपटीशन कमीशन ये देखेगा कि ये जो इतना सारा बिजनेस चलता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी करता है। जैसे आप लोग रिसेंट ट्रेंड में, ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, ये जस्ट बिफोर द लॉकडाउन एक सिनेरियो चल रहा था। लॉकडाउन से पहले सिनेरियो ये चल रहा था कि रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड जियो, जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, बहुत सारा बिजनेस का मार्केट डाउन होने लगा, स्पेशली वोडाफोन आइडिया, एयरटेल। और छोटा छोटा कंपनी का तो मतलब वो लोग तो कहाँ गायब भी हो गया, है ना। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर फेयर प्ले नहीं हुआ था, क्योंकि जियो रिलायंस का कंपनी है और रिलायंस के पास काफ़ी ज़्यादा मनी है, तो वो मार्केट को अपने तरफ खींच लिया था। लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पे कंपटीशन कमीशन ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, और जियो फ्री में सिम बांटा, फ्री में 6 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए डेटा प्रोवाइड किया, कॉलिंग फ्री किया। पैसा है बोल के आप कुछ भी करोगे, ये अच्छा बात नहीं है।
because just because you have lots of money and you can control the market as per your choice, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको प्रॉपर वे में देखने के लिए कंपटीशन कमीशन है। बाद में कंपटीशन कमीशन में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने कंप्लेन लॉन्च किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात गया। इवन बाद में जियो पे केस भी हुआ एंड जियो पे फाइन भी लगा, जियो पे फाइन भी लगा मार्केट को मोनोपोली क्रिएट करने के कारण। एंड उसके बाद देखना अभी जियो जो है नॉन जियो कॉलिंग पे चार्जेस काटता है, और जियो का जो प्लान का जो प्लान चलता था वो प्लान जो है उसका एक्सपेंसिव हो गया है पहले से, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को साफ दिखाता है कि कंपटीशन कमीशन है और वो देखता है, ठीक है। उसके बाद देखो इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर्स भी है, मतलब इससे पहले आरबीआई, सेबी एंड कंपटीशन कमीशन ये तो नेशनल लेवल का बिजनेस फैसिलिटेशंस का काम करते हैं ताकि नेशनल लेवल पे बिजनेस को फैसिलिटी मिले। लेकिन अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखा जाए कि एकदम स्पेशल, मतलब जैसे इंडस्ट्री, जैसे यहाँ पर एक बात किया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब ये लोग बेसिकली किसमें काम करते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, IRDAI कहते हैं, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडिया में जो इंश्योरेंस का बिजनेस चलते हैं, बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनीज है। अगर टीवी ओपन करो तो मतलब हर 3 ऐड में एक इंश्योरेंस ऐड आ ही जाता है। और जब से कोरोना आया है तब से तो ये लोग कोरोना के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी चालू कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस के केस में बता रहा हूँ। अगर नॉन लाइफ के बारे में आप देखो, जैसे कि कार इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस, देयर आर लॉट्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, फायर इंश्योरेंस, क्या बताऊँ आपको, रोड इंश्योरेंस, देयर आर लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इज देयर। तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज है और उनको हैंडल करने के लिए IRDA बनाया गया है। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर्स को देखने के लिए अलग से बनाया गया है, इस तरह का। तो इतना सारा ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब एक चीज आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना पड़ता है और उसको चलाने के लिए कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अपने कंट्री में है, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री हमारे कंट्री में है और वो ट्राई करते आता है। वो ट्राई, सॉरी मैं गलत बोल दिया, कोई बोल रहा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं उसको बोल दिया, सॉरी। तो ट्राई यहाँ पर क्या कर दिया, तो इस तरह से दिस इंस्टीट्यूशंस डू नॉट इन्वेस्ट इन बिजनेस एंड सच आर कॉल्ड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। In addition to broad general description of their roles and functions, our emphasis would be on their respective roles and business facilitators. तो यहाँ पर कहने का मतलब यही था, चाहे आप RBI को उठा लो, चाहे आप सेबी को उठा लो, चाहे आप IRDA को ले लो, ट्राई को ले लो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये फंड नहीं देता, किसी को बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं देता है। ये देखता है कि प्रॉपर वे में इसका जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपना काम चला पा रहे कि नहीं पा रहे। दैट इज द एग्जाम, मतलब मेन थी। और भी कुछ है, कुछ नजर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट भी है इंडिया में, NISBUD एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी बनाया गया है। फोकस ऑन ट्रेनिंग द ट्रेनर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट is the national level apex organizations for entrepreneurship development. Then there are 30 micro, small and medium enterprise development institutes and 28 branch of MSME. मतलब इंडिया में बिजनेस को डेवलपमेंट मिले इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर जाके हम अपना बिजनेस का प्रोजेक्ट को रख सकते हैं, अपने बिजनेस पर डेवलपमेंट ला सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता, बट आप लोगों को पता है, और आज अगर नहीं पता था तो पता चल गया। तो आप लोग आगे जाके इस सब इंस्टीट्यूट का फायदा प्लीज उठाया करो, अपना बिजनेस को डेवलप किया करो, इंडिया के इकोनॉमी को डेवलप करने के पीछे अपना योगदान जरूर रखा करो। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स डिस्कशंस करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ये भी एक्ट भी है, जैसे आप लोगों का जो CA, CS एंड CA में है, ये तीनों एक्ट है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी एक एक्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी एक एक्ट है, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA जो है वो भी एक एक्ट है। तो इसी तरह से RBI भी एक एक्ट है जो 1934 में आया था और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1935 से इसका फंक्शन चालू हुआ। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, पहले RBI प्राइवेटली ओन्ड था, उसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। रिजर्व बैंक इज फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वाज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, जो पुराना नाम कलकत्ता है, बट बाद में एक्चुअली क्या है, इसलिए पहले कोलकाता में बनाया गया था क्योंकि इसका भी एक स्टोरी है, आपको पता होगा, तो नहीं पता है फिर से बताता हूँ। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, जानते हो, हिस्ट्री
सबसे ऑलवेज ट्रू होता है और बहुत केस में हिस्ट्री को छुपाया जाता है। तो आप लोग ऑलवेज ना हिस्ट्री को ध्यान देना कि कोई चीज़ क्यों है और किस लिए है, इसका चीज़ आपको हिस्ट्री में मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि मुझे बचपन से हिस्ट्री बड़ा बेकार लगता है, तो मैं उनको एक चीज़ बताऊं कि बेकार इसलिए लगता था क्योंकि आप लोग इसको पढ़ते थे एक थ्योरी टाइप में, लेकिन हिस्ट्री इज ऑलवेज प्रैक्टिकल एंड वंस अ प्रैक्टिकल ऑलवेज अ प्रैक्टिकल। तो हिस्ट्री चाहे घुमा के बोला जाए, चाहे हिस्ट्री को छुपाया जाए, हिस्ट्री इज द अल्टीमेट थिंग फॉर, मतलब हर एक चीज के पीछे हिस्ट्री इज द अल्टीमेट थिंग। तो प्लीज हिस्ट्री में ज्यादा गौर करना। तो कोलकाता का स्टोरी यही है कि 1911 तक आफ्टर ब्रिटिश, जब से ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में अपना झंडा गाड़ा था, नियर अबाउट 1800 से ब्रिटिश ने कैपिटल बनाया था कोलकाता में। उसके बाद से 1911 तक कोलकाता में ही, कलकत्ता में ही इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। उसके बाद 1911 में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में स्पेशली, नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, पूरा का पूरा बंगाल रीजन में, बंगाल रीजन के अंदर तब बिहार भी होता था, आपको बता दूं, ठीक है। जो लोग बिहारी हो, झारखंडी हो, उनको बता दूं, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल तीनों मिलके एक प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जिस प्रेसिडेंसी का ब्रिटिश ने नाम दिया था बंगाल प्रेसिडेंसी। दो पुराना हिस्ट्री में ये लोग अलग अलग थे, लेकिन ब्रिटिश ने ये तीनों जगह को एक रखा था और इसका नाम रखा था बंगाल प्रेसिडेंसी। सिंपल है, आप कभी भी पटना प्रेसिडेंसी का नाम नहीं सुने होंगे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, वो एक ही प्रेसिडेंसी रखता था, नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। तभी जाके बंगाल में ज्यादा तरक्की हुआ था उस टाइम पे। और कोलकाता में सारा का सारा कंपनी बनता था, सारा का सारा कंपनी कोलकाता में बिल्डअप होता था। और क्योंकि कंपनी सारा का सारा कोलकाता में बिल्डअप होता था, तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या बैंक हो, सारा का सारा हेडक्वार्टर यहाँ होता था। तो ऐसे करके जब आरबीआई को 1949 में नेशनलाइज किया गया, या फिर 34 में जब एक्ट बना, तब ये कोलकाता में ही पहले बना था। फिर बाद में इसको मूव किया गया 1937 में मुंबई में। इसीलिए आज भी बहुत सारा नेशनलाइज्ड बैंक ऐसे हैं जिसका मैक्सिमम तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन कुछ नेशनलाइज्ड बैंक ऐसे भी हैं जिनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, लाइक इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस एज सच कुछ बैंक है जो नेशनलाइज्ड है, लेकिन जिनका हेडक्वार्टर नॉर्मली मैक्सिमम का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और वहीं पर होना चाहिए क्योंकि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ हेडक्वार्टर अभी भी कोलकाता में है ड्यू टू ओल्ड हिस्ट्री। ओके, तो कभी कभी ऐसे हिस्ट्री में मैं बात कर लेता हूं, अब लोग अगर कोई बोर होते हो, फर्क नहीं पड़ता, बस जानना जरूरी है। Affairs are governed by a central board of directors. The board is appointed by the government of India, is keeping with the RBI Act. ठीक है। रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई क्या काम करते हैं? आरबीआई, the Reserve Bank of India, is the central bank of our country. It occupies a pivotal positions of the Indian economy. Its role is summarized in the following points. First point, the RBI is the apex monetary institutions of the highest authority in India. Consequently, it plays an important role in strengthening, developing and diversifying country's economic and financial structure. मतलब इंडिया का जो पूरा इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है किस पे डिपेंडेंट है? इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन आरबीआई. It is responsible for the maintenance of economic stability and assisting the growth of the economy. It is India's eminent public financial institutions given the responsibility for controlling the country's monetary policy. Monetary policy पता है? Economics का पार्ट है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ. Monetary policy मतलब, monetary policy के तहत हम लोग ये तय कर पाते हैं कि गवर्नमेंट, स्पेशली हम लोगों के पॉकेट में जो पैसा होता है ना, हमारे पॉकेट में कितना पैसा होगा, ठीक है, मतलब थ्रू बैंक से ही तो हमको पैसा मिलता है. हम जो पैसा खर्चे करते हैं वो एटीएम से ही उठाते हैं या फिर बैंक में जाके उठा के लाते हैं. तो हमारे पॉकेट में कितना पैसा होगा, बैंक कितना लोन देगा, लोन का इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी. मतलब मनी का फ्लो इकोनॉमी में कैसा चलेगा, इसको सिंपल कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. दो इट्स अ बिग थिंग, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ बिग थिंग, बट अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब एक लेमैन के लैंग्वेज से अगर समझा जाए तो इतना ही है कि कंट्री के अंदर जितना लोग रहते हैं, इनके अंदर कितना मनी सर्कुलेशन हो करना चाहिए, लोगों को किस तरह से बैंक के थ्रू से लोन प्रोवाइड करना चाहिए, लोन प्रोवाइड किया जाए तो लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, ज्यादा या कम, रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा. ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी. I hope you all understand this point. It acts as an advisor to the government in its economic and financial policies, and it also represents the country in the international economic forum. It also acts as a friend, philosopher and guide to commercial bank. मतलब हमारे देश में जो कॉमर्शियल बैंक्स चलते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स मतलब जो बैंक में हम लोग विजिट करते हैं, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइक एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट हो या नेशनलाइज्ड हो, एचडीएफसी, एक्सिस, बैंक ऑफ इंडिया. देयर आर
21 टाइप्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक एंड देयर आर मोर देन 40 प्राइवेट बैंक्स आर देयर। ठीक है, मैं बैंकों का डिटेल्स में आप लोगों के सामने जरूर स्टैटिस्टिक्स लाऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल इतना जानो कि कॉमर्शियल बैंक जो इतना सारा बैंक चलते हैं जिसमें मेनली हम जाते हैं, मतलब जो पब्लिक जिस जहां पर जाके अपना बैंकिंग सर्विस या सुविधाएं उठाते हैं, उसका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड का काम करते हैं कॉमर्शियल बैंक, मतलब चाणक्य टाइप्स। इनफैक्ट it is responsible for the development of an adequate sound banking system in the country and for the growth of organized money and capital market। मतलब पूरा का जो कैपिटलिज्म सेक्टर है, मतलब मार्केट में कितना कैपिटल रहेगा कितना नहीं रहेगा, each and every matter is fully depend on RBI। India being an emerging economy, the RBI has to keep inflationary trends under control to see that main priority sectors like agriculture, इंडिया में एग्रीकल्चर में कितना खर्चा होगा, इन एग्रीकल्चर में कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर पे इंडियन इकोनॉमी टिका हुआ है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि करेंटली जो कोरोना हुआ है, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी का सिचुएशन बहुत खतरे में है। इंडिया का एक सुविधा ये है कि इंडिया एग्रीकल्चरल बेस्ड है, तो कम से कम खाने का चिंता नहीं होगा। एक कंट्री का नाम बताता हूँ, आपको पता होगा, दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपको पता होना चाहिए कि यूएई, दुबई जैसे कंट्री डेजर्टेड एरिया में बना है। कहाँ बना है? डेजर्टेड एरिया में बना है। तो उनका मेनली ना बिजनेस फैसिलिटेशंस का पैसा है और तेल का पैसा है। अब तेल का तो अभी दुबई में तेल नहीं मिलता, ठीक है, तो दुबई जैसे, दुबई क्या है, दुबई डेजर्ट, दुबई फुल्ली डेजर्टेड एरिया में है। ये देखो, आई होप कि आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। बड़ा हाई फाई इकोनॉमी है, बट ऐसा जगह में आप नेसेसिटीज नहीं बना सकते। दैट मीन्स आप यहाँ पर नेसेसिटीज नहीं बना सकते, मतलब खाने के लिए जो चावल गेहूं इस तरह का चीज आप यहाँ पर नहीं बना सकते। तो कुछ भी हो जाए, खाना तो चाहिए। इनका मेनली इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशंस का पैसा है और तेल का पैसा। तेल तो अभी यहाँ पर उतना मिलता नहीं है, तो इनको बड़ा चिंता हो गया कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर अपना गेहूं, अपना चावल बनाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था कभी, क्योंकि अभी लोग अपना खुद खाएगा या लोगों को एक्सपोर्ट करेगा, तो सबसे पहले भी सेल्फ नेसेसिटीज पे ध्यान दिया जा रहा है, तो इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चिंता हो रहा है। वेट अ मिनट, ओके। तो एक चीज आपको क्लियरली हुआ कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है, ये इंडिया का एक चीज है कि इंडिया बहुत पैसा वाला बने ना बने, पर इंडिया को कभी खाने का चिंता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इज एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी एंड मुझे इसका बड़ा खुशी है। आपको शायद लगता होगा कि शायद सर इसके लिए तो इकोनॉमी पीछे भी जाता है, लेकिन अगर आपका इकोनॉमी दुबई जैसा हो जाएगा ना, तो खाने का लाला पड़ जाएगा। वो कभी उम्मीद ना करो प्लीज। एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गेट क्रेडिट एंड चीप रेट्स, तो ये सारा का सारा मैटर डिपेंड करता है आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर। आरबीआई का जो फंक्शंस है, इसको एक बार आप देखो, द प्रीमेबल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इसका ये डेफिनेशन ही आपको बता देगा कि आरबीआई क्या करता है। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट इशू करता है, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। तो फिर क्या करता है आरबीआई? रेगुलेट करता है, नोट्स इशू करता है, रिजर्व रखता है विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, जैसे हम आप पैसे के लिए चिंता ना करना पड़े, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट का हालत अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट का इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, तो इतना सारा लोगों के पास जो पैसा पहुंच रहा है, कहाँ से जा रहा है? आरबीआई के थ्रू से ही पहुंच रहा है, क्योंकि उसके पास मनी रिजर्व है। और वही रिजर्व इतना सारा लोगों को, अभी जितना सारा लेबर एक अलग अलग स्टेट से आके अपना अपना स्टेट में आ रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों को पैसा दिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में आमफान के कारण इतना ज़्यादा मतलब लॉस हुआ है, लोगों को 25,000 करके 45,000 50,000 करके मनी दिया जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? ये सब गवर्नमेंट रिजर्व से ही जा रहा है, और जिसका मेन फंक्शन आरबीआई के हाथ में ही होता है। गवर्नमेंट के पास लोन, जैसे अभी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट आया है, इसके तहत जो मुद्रा योजना के तहत गवर्नमेंट जो लोन देगा, तो ये जो क्रेडिट सिस्टम गवर्नमेंट इंडिया में फॉलो कर रहा है बिजनेस के लिए, या फिर हाउसिंग लोन, नॉर्मल कोई भी लोन, ये सब किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में होता है। तो इसका जो
कैरेक्टर है, फंक्शंस या कैरेक्टर जो भी नाम दो, इशू ऑफ करेंसी। बैंकर टू गवर्नमेंट मतलब जैसे कि आप लोग अगर एसबीआई का टैगलाइन देखे होंगे आप लोग, एसबीआई का टैगलाइन क्या है? एसबीआई का टैगलाइन है बैंकर टू एवरी इंडियन। एसबीआई स्लोगन। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। पहले ऐसा दिखता था, आप लोग देखे भी होंगे कहीं ना कहीं कि एसबीआई का लोगो में लिखा रहता है कि बैंकर टू द एवरी इंडियन। तो बैंकर टू द एवरी इंडियन का मतलब, और अभी नया बना है कि प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ठीक है, विथ यू ऑल द वे, बैंकिंग बैंक ऑफ द कॉमन मैन। ये देखो, ये पॉइंट है, अभी नया बना है। और हाँ, लास्ट में देखो द बैंकर टू एवरी इंडियन। क्या आप लोगों को दिखा ये पॉइंट? प्लीज हाँ या ना बोलना। हेलो। हाँ सर। ओके, मैं सोचा आप लोग हाँ सब सर। सो गए क्या? नहीं सर, आवाज में बहुत दिक्कत आ रहा था सर। क्या कोई भी कुछ भी आवाज आ सुनाई रहा सर? नहीं सर, सुनाई दे रहा। नहीं? ओके, ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ है तो बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लेना। ओके, तो ये देखो इतना सारा है ठीक है उसमें। ये लास्ट वाला जो स्लोगन है, एक बार देखो, द बैंकर टू द एवरी इंडियन। हाँ, तो बैंकर टू द एवरी इंडियन। एसबीआई हमारे लिए बैंकर है, तो आरबीआई बैंकों के लिए बैंकर है। मतलब जो बैंक, इतना सारा बैंक जो है वो सबका बैंकर के हिसाब से वो काम करता है। मतलब सबका पैसा का, मतलब जैसे हम लोग को पैसा का जरूरत होता है, हम लोग बैंक में पहुंचते हैं, सिमिलर वे में बैंक को, जितना सारा कॉमर्शियल बैंक है, इनको पैसा का जरूरत होता है तो ये आरबीआई के पास पहुंचते हैं। क्या ये सिचुएशन आपको समझ में आया कि बैंकर टू द गवर्नमेंट क्यों कहा गया? हाँ सर। ओके, एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई क्या करता है? बैंकर के हिसाब से वो ट्रांजैक्ट करता है जनरल बैंकिंग बिजनेस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का। इट एक्सेप्ट मनी ऑन अकाउंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए पैसा एक्सेप्ट करता है फॉरेन से, एंड मेक्स पेमेंट ऑन देयर बिहाफ एंड कैरीज आउट अदर बैंकिंग ऑपरेशन सच एज देयर एक्सचेंज एंड रेमिटेंस। मतलब जो भी सरकार के बिहाफ में, सरकार का जो भी बैंकिंग सिस्टम है, ये सारा का सारा कंट्रोलिंग आरबीआई के हाथ में होते हैं। इट मैनेजेस पब्लिक डेब्ट, बैंक का जो पब्लिक डेब्ट होते हैं, पब्लिक डेब्ट मतलब पब्लिक उधारी, ठीक है, सरकार का जो पब्लिक के पास उधारी होते हैं, उसका मतलब वो पब्लिक से जो लोन लेते हैं, वो लोन पब्लिक से लेना, फिर बाद में विथ इंटरेस्ट पब्लिक को वो वापस करना, ये भी आरबीआई के हाथ पे होते हैं। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ न्यू लोन्स, नया लोन भी पब्लिक के लिए जो इशू होता है, बॉन्ड इशू करते हैं उसके बदले में, ये सारा का सारा काम इसी का होता है। यहाँ पर देखो एक है, इट एक्टिवली ऑपरेट्स अ गिल्ट एज्ड मार्केट। एक चीज मुझे कभी ये पूछ रहा था मृत्युंजय, हाँ मृत्युंजय, तू कभी ये पूछ रहा था ना मुझे, हाँ सर, गिल्ड फंड। गिल्ड फंड। ये गिल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट मतलब आरबीआई इशू करता है, और गिल्ड फंड बड़ा सिक्योर फंड होता है। ठीक है, मैं इस पे आगे और भी चर्चा करूंगा, ठीक है, डिटेल्स पे अभी नहीं जाते। तो गिल्ड एज मार्केट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द क्वांटम, टाइमिंग एंड टर्म्स ऑफ न्यू लोन्स। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बताता है कि भाई पब्लिक से अगर लोन उठाना है तो लोन का इंटरेस्ट पब्लिक को जब वापस किया जाएगा, रेमिट किया जाएगा, तो क्या लोन का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग, ईच एंड एवरी पैटर्न में बात करते हैं आरबीआई। इट ऑल्सो सेल्स ट्रेजरी बिल्स, टी बिल। टी बिल क्या होता है जानते हो? कि सरकार क्या करते हैं, ये भी एक तरह का लोन उठाने का ही, मतलब पब्लिक से पैसा उठाने का एक तरीका है। देखो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट डायरेक्ट तो पैसा नहीं ले सकता, तो आरबीआई को बोलते हैं कि भाई आप बीच में आओ, इंटरमीडिएरी का काम करो, आप मेरे बिहाफ में काम करो। पब्लिक को चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का जगह, वो भी सेफ एंड सिक्योर। तो हम लोग नॉर्मली बैंक में सेविंग्स या एफडी करते हैं, लेकिन उससे भी सिक्योर जगह होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अगर कोई बॉन्ड या बिल आप परचेज करते हो। तो ट्रेजरी बिल इज अ टाइप ऑफ दैट काइंड ऑफ बॉन्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना पैसा चाहिए होता है अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए। और पब्लिक क्या करेगा, अपने इन्वेस्टमेंट सिक्योर जगह में रखने के लिए गवर्नमेंट का ये टी बिल जो आरबीआई इशू करता है, उसको इशू करता, मतलब सब्सक्राइब करता है, और बाद में 5 साल 10 साल 15 साल का तक, साल मानो कि एक बॉन्ड का दाम है 10,000, ऐसे 10 बॉन्ड आपने परचेज किया, बाद में गवर्नमेंट आपको 10% 11% के रेट में 10 ईयर्स बाद आपको रिफंड, मतलब उसको रेमिट कर दिया, तो आपका एक अच्छा सिक्योर जगह में से एक इनकम हो गया। और गवर्नमेंट को कोई भी प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए, रोड बनाना हो या फिर कहीं पर गैस का, तेल का, या फिर कुछ भी माइन करने का जगह मिले वहां पर काम करना हो, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ रोजगार नहीं करता, हमारे लिए जो करता है वही गवर्नमेंट का इनकम होता है, और हम ही गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके देते हैं।
तो ये इसको क्या कहते हैं जानते हो? दीज थिंग्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दीज आर क्या बोले, स्टाइल में बोला जाता है फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है। तो दीज आर सम ओल्ड पैटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, जिसमें टी बिल एक पार्ट है, ठीक है। तो टी बिल के अंदर ही देखो, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू वाइप अवे एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ द इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो आगे टी बिल में अलग से चर्चा करेंगे। RBI also makes advance to the central and state government which are repayable within 90 days from the date of advance. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं 90 डेज के एडवांस में देते हैं, ठीक है। बैंकर्स बैंक भी है ये, ठीक है। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट भी हो गया और बैंकों का बैंक भी हो गया। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारे कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है ना, वो भी RBI के हाथ में होते हैं। इस पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखना हाँ थोड़ा सा, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है और इसका क्या है। क्या आप लोग सब हो या फिर कोई सो गए? हाँ सर। नहीं सर है। सर है सर। ओके, सो मत जाना। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब देखो, ये एक इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट इंडिया का बैंकिंग इंस्टीट्यूट है। आगे अगर आप लोगों को कभी बैंकिंग लेवल में जाना है ना, बैंक सेक्टर्स में, तो आप इनका कोर्स करना, ठीक है। इसी कॉमर्स लेवल का ही चीज़ें हैं, बड़ा आसान रहेगा। मैं आपको बाद में गाइड करूंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, RBI एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया एंड सम प्राइवेटाइज्ड बैंक ऑल्सो, ये इसको चलाते हैं। तो यहाँ पर ना आपको बुलेटिन मिलता है, तो मैं आपके साथ बुलेटिन शेयर करता हूँ अभी, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बुलेटिन आपको कैसे कलेक्ट करना है। आपको दिख रहा है फॉरेक्स दिख रहा है? ये देखो, ये IIBF का विजन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, फुल्ली गवर्नमेंट का है सर, ठीक है। यहाँ पर पढ़ के आप बैंक्स में अलग अलग तरह का नौकरी कर सकते हो। तो उसके पहले आप जो भी करना चाहते हो कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को स्पेशलाइज्ड बैंकिंग में जाना है, CS इंस्टीट्यूट के साथ इनका बड़ा अच्छा खासा टाई अप है, जानते हो, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के साथ IIBF इंस्टीट्यूट का अच्छा खासा टाई अप है। तो आप लोग मतलब CS करके भी डायरेक्टली IIBF का डिग्री भी ले सकते हो। मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है बाद में। फिलहाल मैं आपको इतना बताता हूँ कि ये बैंकिंग पॉलिसीज, बैंकिंग डेवलपमेंट, सारा का सारा विजन्स मिशंस इनके थ्रू से भी होता है। तो ये भी ना डेटा डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का करेंटली कितना है, फॉरेन करेंसी एसेट, ये अप्रैल 2020 का है, एकदम रिसेंट है, 24 अप्रैल 2020 का। क्या आप लोगों को शो हो रहा है? आप बड़ा करके भी देख सकते हो। देखो फॉरेन करेंसी एसेट कितना है सर टोटल, देखो 33,76,090 करोड़, 33,76,090 करोड़ आपके पास फॉरेन करेंसी एसेट है। मतलब इंडिया जितना एक्सपोर्ट किया है ना, वो एक्सपोर्ट करके जितना डॉलर कमाया इंडिया ने, वो डॉलर का भाव है ये। मतलब आज के डेट में इंडिया के पास इतना वैल्यू का डॉलर है, ठीक है। मतलब ये अप्रैल 2020 का डेटा है, 24 अप्रैल का, मतलब जस्ट 1 मंथ बैक का डेटा है। गोल्ड का रिजर्व कितना है, 2,51,551 करोड़, 2,51,551 करोड़ गोल्ड रिजर्व है इंडिया के पास। SDR, ठीक है, SDR भी एक तरह का डिपोजिटरी रिसिप्ट्स माना जाता है इसको, ये भी IMF के थ्रू से होता है। मैं आपको बताता हूँ कि IMF क्या करता है बाद में। एंड रिजर्व पोजीशंस इन द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड लेवल में बैंकिंग सिस्टम को चलाते हैं। उनके पास इंडिया का इतना पैसा जमा हुआ है, 27,280 करोड़, इतना पैसा इनके पास है। और भी था, रिसेंटली निकाला गया। अगर आप लास्ट कुछ डेटा अभी देखोगे तो आपको और पता चल जाएगा। तो ये सब था करोड़ में। तो इससे आपको पता ये चलना चाहिए कि हमारे पॉकेट में जो पैसा करेंटली घूम रहा है ना, ये इसी पैसा का पार्ट है। क्योंकि सरकार जो मार्केट में करेंसी, RBI जो करेंसी मार्केट में इशू करता है ना, हेलो आप लोग सुन रहे हो ना, गवर्नमेंट जो RBI जो करेंसी मार्केट में इशू करता है ना, वो करेंसी इशू करने के पीछे यही अमाउंट डिपेंड करता है कि आपके पास जितना एसेट होगा उसी के हिसाब से आपको मार्केट में करेंसी नोट को फैलाना, मतलब सर्कुलेट करना पड़ेगा। और अपने अपने काबिलियत के हिसाब से हम लोग मार्केट से वो पैसा को इनकम करते हैं। तो दिस इज द बेस। लोग बोलते हैं ना कि मार्केट में कितना पैसा है किस पे डिपेंड करता है, तो इस पे डिपेंड करता है। पहले जो मेन क्राइटेरिया होता था वो गोल्ड होता था, लेकिन अभी सिर्फ गोल्ड नहीं है, बहुत सारा चीजें आ गया। मतलब करेंटली इंडिया के पास इतना रिजर्व का पैसा है जिसके ऊपर बना के RBI ने मार्केट में करेंसी इशू करता है। दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स
जो मेनली मनी सर्कुलेशन का पैटर्न है। बाकी मनी बैंकिंग का भी एक चैप्टर्स होते हैं, उसमें भी और डिटेल्स में बात करूंगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं? इतना मुझे बस हाँ या ना से बताना। हाँ सर क्लियर सर है। और ये एसडीआरएस डेटा का भी मैं थोड़ा हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, एसडीआरएस बोलो। का थोड़ा बोलेंगे सर? एसडीआरएस जो है ना वो सुनाई नहीं दिया सर। एसडीआर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है जो आईएमएफ वगैरह ये लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरह का फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। जीडीआर, एसडीआर, ठीक है, सोवरेन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, गोल्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है। मैं डिटेल्स में बाद में चर्चा करूंगा, अभी मैं डिटेल्स में इस पे जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा एसडीआर जीडीआर में। बस इतना जान लो, एक तरह का एसेट है जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बस इतना जानो, बाकी मैं डिटेल्स में और जाता हूँ, बताऊंगा, सब बताऊंगा। ओके तो कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे हुआ आपको पता है कि आरबीआई के पास कैसे होता है? मतलब एकदम प्रैक्टिकली देख लिए कि ये यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कुछ थियोरेटिकल पार्ट था, वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली देख लिए कि किस तरह से आरबीआई हमारा मतलब कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, गवर्नमेंट किसको लोन देगा किसको नहीं देगा, प्राइवेट बैंक या कमर्शियल बैंक किसको लोन देगा नहीं देगा, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो डिपेंड ऑन आरबीआई। प्रमोशनल फंक्शंस भी है, आरबीआई चाहते तो इंडिया में जो बिजनेस डेवलप होता है ना, स्पेशली थ्रू गवर्नमेंट बैंक के थ्रू से, वो भी इन्हीं के हाथ पे होते हैं। जैसे गांव साइड में जो रूरल लेवल में जो डेवलपमेंट होता है ना, जैसे मैं ये लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, इस पे कितना फंडिंग जाएगा ये किसके हाथ पे होते हैं? आरबीआई के हाथ पे होते हैं। आरबीआई तय करता है कि नाबार्ड को कितना फंड मिलेगा, और वो फंड नाबार्ड अपने अपने मतलब एरिया वाइज गांव में, शहर में नहीं, मेनली रूरल एरिया में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी होते हैं जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है। उनको बता दूं मैं कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से लोन वगैरह ले सकते हो और अपना बिजनेस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेवल में बढ़ा सकते हो। ये भी एक गवर्नमेंट लेवल पे बैंक है। आपका प्रोजेक्ट अगर अच्छा रहेगा, आप अगर दूर का सोच सकते हो, और जैसे कि मोदी जी बार बार बोल रहा है कि लोकल चीज ग्लोबल लेवल में बेचना है, अगर आप सच में कर पाते हो, इट्स ट्रेमेंडस, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बात होगा। प्लीज आप लोग ये सब मैटर को ना, ये बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज हो या बिजनेस स्टडीज, जो भी सब्जेक्ट का नाम लो, इस सब्जेक्ट को ना सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से मत लिया करो। प्लीज टेक इट प्रैक्टिकली। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, though there is a subject like accountancy, there is a subject like economics, there is a subject like math, there is a subject like law, but from my point of view, मैं बहुत दिल से मानता हूँ कि जिसका बिजनेस स्टडीज या कॉमर्शियल नॉलेज या बिजनेस एनवायरनमेंट, वॉट एवर नेम यू कॉल्ड, जिसको इसका नॉलेज नहीं है और नॉलेज का यूज नहीं है जिनका, उनके लिए अपने लाइफ में अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होगा। बिकॉज ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल जैसे आप लोगों के लिए, ये जीके है, जीके जनरल नॉलेज है, बिजनेस का जनरल नॉलेज है ये। अगर आप इसको नजरअंदाज करोगे ना, ये तो थियोरेटिकल है, या फिर जस्ट कुछ एमसीक्यू पढ़ के चल जाएंगे ना, हो जाएगा। प्लीज डोंट टेक इट दिस काइंड ऑफ वे। प्लीज इसको ना कुछ और तरीके से अपनाओ कि यहाँ से आपको सच में क्या समझ में आ रहा है और क्या क्या नॉलेज आपको गैदर हो रहा है, आपको पता चलेगा ना। सपोज आप रूरल एरिया में जाके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक रिलेटिव नहीं, मेरा अंकल, खुद का अंकल ही एक डेयरी प्रोजेक्ट बनाया था जो मिन्नापुर में बनाया था। एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर अभी झाड़ग्राम में, तो मेरे घर के सामने ही बना था। तो मैं तब कॉलेज में पढ़ता था मैनेजमेंट लेके, उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट चल रहा था उन लोगों का डेयरी का। तो डेयरी प्रोजेक्ट बनाने का जो उन लोगों का जो फंडिंग जरूरत था, दैट इज 20 करोड़ का फंडिंग चाहिए था। तो क्योंकि प्रोजेक्ट डेयरी का था, तो कुछ लोग मिलके कुछ पैसा है तो इकट्ठा किया, वो लोग 20 जन थे, तो सबको ही मिलके 50 लाख, कोई इस तरह से देके 3-4 करोड़ तो जुगाड़ हो गया था। बाकी 16 करोड़ इनको नाबार्ड से मिला, जानते हो। कंपनी का नाम रखा था इंद्रधेनु, ठीक है, लोकल एरिया में बड़ा बिकता है आजकल, इंद्रधेनु एग्रोटेक नाम रखा था। तो इंद्रधेनु का दूध, इंद्रधेनु एक्चुअली वो बहुत फेमस गाय का नाम है, ठीक है, जो इंद्र देवता का है, तो इंद्रधेनु का नाम रखा था। तो बड़ा अच्छा चलता है अभी। तो उनको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का जो भी पैसा मिला नाबार्ड से मिला। सपोज मानो कि किसी के दिमाग में ऐसे प्रोजेक्ट है, वो गांव साइड में जाके पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता है, वो गांव साइड में जाके, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? हेलो, ओके, अगर कुछ नहीं कहना है तो फिर म्यूट करना प्लीज। तो अगर किसी को पोल्ट्री फार्म करना है, किसी को अगर क्या बोलते हैं उसको, बकरी का फार्म करना है, गोट फार्म करना है, काऊ का
आपका का मतलब कैटल फीड्स ये बनाना है, ठीक है, इस तरह का कुछ भी करना है गांव साइड में जाके, तो आप नाबार्ड से हेल्प ले सकते हो। और अगर आपका प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट दिखे तो नाबार्ड हेल्प करता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अगर इंडिया का चीज़ आप बाहर में बेचना चाहते हो, जैसे आसाम में, जो लोग आसाम से हो मैं उनको बता दूं, आसाम में ना, हेलो हाँ हेलो, सर, नाबार्ड वाला सर लोन देता होगा? हाँ नाबार्ड लोन देता है। आपका अगर प्रोजेक्ट सही रहेगा तो नाबार्ड आपको फंडिंग करेगा। जैसे मेरा वो अंकल को मिला था, मैं 2010 का बात कर रहा सर हूँ, अभी उन लोग का, जितना हाँ, बोलो। जितना सर चाहिए होगा उतना देगा सर। नहीं, पहले तो आपका प्रोजेक्ट देखेगा, फिर आप लोग अपने से कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो देखेगा, फिर रूरल एरिया में आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हो वो देखेगा। अगर वो लोग देखा कि आप लोगों का नजरिया एकदम मतलब डेवलपमेंट के लिए है, साथ में आप प्रॉफिट जरूर करोगे, लेकिन आपका नजरिया में ये भी होना चाहिए कि आपको मतलब उस एरिया का डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है, ये भी आपका एक मकसद होना चाहिए। अगर ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव के साथ अगर वो लोग मैच हो जाए तो आपको ऑब्वियसली फंडिंग करेगा, जितना जरूरत है वो उतना ही करेगा, तो मतलब एक ठीक है लोन ना। टाइप में देगा, एक लोन टाइप हाँ में देगा। हाँ, कुछ लोन होगा, लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट रेट है काफी लो है, जो नॉर्मल बैंक का जो लोन है ना उससे आधा भी नहीं होता, बहुत ही मार्जिनल रेट में होता है, और कुछ और कुछ सर साल तो छूट भी होता है। कोलेटरल कुछ देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, कोलेटरल कुछ नहीं लगता, सिर्फ प्रोजेक्ट चाहिए होता है, ओनली प्रोजेक्ट, ओनली प्रोजेक्ट में। अगर किसी को ये सब मैटर पे बहुत ज्यादा बाद में इंटरेस्ट आ सर रहा है, धोखा धोखा हुआ हेलो, सर बाद में तो उसके साथ हाँ बोलो। उसके साथ बाद में धोखा हुआ तो मतलब उसका सिक्योरिटीज लेके कोई चला देखो, गया तो। धोखा धोखा तो नहीं होगा डायरेक्टली, धोखा मतलब क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट फेलियर हो सकता है। तो नाबार्ड अगर आपको लोन देगा तो नाबार्ड का मतलब गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, तो वो भी आपके प्रोजेक्ट का मेंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो धोखा करने का मौका नहीं देगा आपको। अगर बाई चांस धोखा होता है, बिजनेस है, हो सकता है, अगर बाई चांस ऐसा कुछ धोखा होता है तो वो गवर्नमेंट जो भी मतलब प्रॉपर्टी है वहां से अपना जो भी है वहां से लेगा। लेकिन गवर्नमेंट कैसे भी करके ना नाबार्ड उसी फंड में प्रोजेक्ट में फंड डालते हैं, मतलब कोशिश करता है कि ताकि रूरल एरिया में एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। और उसमें अगर आप हम जैसे कोई भी मतलब बीड़ा उठाए ना, लीडरशिप रखे, तो फिर गवर्नमेंट और ज्यादा काम करने में सुविधा करते हैं। इसी तरह से रूरल एरिया में डेवलपमेंट होता है। मैं आप लोगों के सामने ऐसा प्रोजेक्ट लाऊंगा, नाबार्ड प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद भी बोलोगे कि सच में होता है। चलो, आप लोग इतना सवाल आ रहा है, मैं आपको नाबार्ड प्रोजेक्ट कुछ दिखाई देता हूँ, ये इससे सच में होता है। अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा इच्छा है ना ये सब जानने का, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरा जो शेयर मार्केट का क्लास होता है उसमें मैं करेंटली वो गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैं ना क्लास में डिस्कशंस कर रहा हूँ। कल सैटरडे है, तो आप में से जो मुझे व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट सेंड करोगे मैं उसी को बोलूँगा ज्वाइन करने के लिए। जो नहीं करना चाहता मैं उनको नहीं भेजूंगा रिक्वेस्ट। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहोगे तो मैं शेयर मार्केट क्लास में भी आप लोगों को क्लास करने मतलब बोल रहा हूँ कि आप क्लास कर सकते हो। वहाँ पर मैं यही सब प्रोजेक्ट के बारे में अभी डिस्कशंस कर रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ जाएगा, शेयर मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करके तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको तो नाबार्ड कल का होगा प्रोजेक्ट, इसका। हाँ कल होता है, कल सैटरडे है, कल सैटरडे 6:30 बजे है, ठीक है। ठीक है, वो मैं बोल दिया, अगर जिसको करना है वो मुझे व्हाट्सअप कर दे कि सर मुझे करना है, तो मैं उसे ज्वाइन करा लूँगा। ये देखो, ये नाबार्ड का ही मैंने पूरा का पूरा ओपन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट कितना, सर आप खुद भी जाके देख सकते हो कि किस तरह से गवर्नमेंट कितना तरह का गवर्नमेंट कर सकता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हो, बस आपके पास ना आइडिया होना चाहिए और उसमें रूरल लेवल में डेवलपमेंट दिखना चाहिए सरकार को। बस अगर आप ये शो कर दो ना तो बात बन सकता है। थोड़ा मेहनत तो, कोई कौन सा चीज़ में मेहनत नहीं है। कोई बोलेगा बहुत भागा दौड़ा है, भाग दौड़ नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे बनाओगे। पेशेंस का ही तो खेल है बिजनेस। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में अगर हम क्लिक करें, ये देखो, किसी को अगर गांव में देखो ये कुछ फ्रूट्स है, ये क्या फ्रूट है जानते हो, इसको ना क्वास बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये नॉर्मली ना मतलब हिली एरिया में ज़्यादा होता है। मोमो जो होता है ना, वेज मोमो, मोमो जो स्पेशली नेपाली लोग, मेनली नेपाली दार्जिलिंग एरिया में जो यूज़ करते हैं, उसमें ये क्वास यूज़ होता है और ये बड़ा यूजेबल है। ये देखो, डेयरी डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप दिख रहा है, हेलो, हाँ सर, ये हाँ देखो, सर। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। एग्री क्लिनिक, एग्री क्लिनिक मतलब पेड़ पौधा का दवाई, ताकि पेड़ पौधा खराब ना हो।
नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन समझते हो ना, जैसे कि मैं बोला पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म, हाँ, GSS इंश्योरिंग एंड यूज सब्सिडी रिलीज्ड, बहुत सारा प्रोग्राम है, आप बाद में जाके खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट में अभी काम चल रहा है, किस तरह से प्रोजेक्ट में काम होता है, यू कैन गेट टू नो एवरीथिंग। तो ये था नाबार्ड का सर, केस। हाँ बोलो। सर अगर लॉस हो गया तब? लॉस होगा तो गवर्नमेंट भी उस पर थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगा, मैं बोला ना बार बार आपको, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट आपको फुल्ली सपोर्ट करेगा। आपका मतलब आपको ऐसा नहीं कि रोड पे नहीं आना पड़ेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। अब मैं क्या बोला, गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स बोर्ड में रहेगा, आपका जो मेंबर होगा ना बोर्ड का, उसमें गवर्नमेंट का लोग भी रहेगा, ठीक है। इतना आसानी से लॉस नहीं होने देगा। और अगर लॉस मतलब वो लोग मेनली स्टार्टिंग में चाहेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में बिजनेस को चलाए, उसके बाद धीरे धीरे जो प्रॉफिट होगा आप लेंगे, लेकिन मेनली आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लोकल डेवलपमेंट। जिसका भी मन है मैं बाद में और डिटेल में बताऊंगा, प्लीज इतना मतलब तुम लोग इतना उत्साहित हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं और डिटेल्स में बाद में बताऊंगा नाबार्ड में। सर बहुत सारा चीज़ें हम लोग ना बचपन से पढ़ते हैं, जानते हो, बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, यही सब चीज़ हम लोग क्लास 11-12 में भी पढ़ते हैं, लेकिन 11-12 में ना बस हम लोग ना इसको इस तरह से पढ़ते हैं। अरे नाबार्ड है, नाबार्ड ना प्रमोशनल करते हैं बिजनेस का। एग्जिम बैंक है, जानता है ना, एग्जिम बैंक भी ना प्रमोशनल करता है बिजनेस का। सिडबी फुल फॉर्म बता दो सिडबी का, हाँ एक स्कूल में पूछता है सिडबी का फुल फॉर्म बताओ, थोड़ा पढ़ाकू बच्चा, हाँ सिडबी का फुल फॉर्म बता दिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। टीचर अब देखो इससे सीखो कुछ, फुल फॉर्म आता है इसको। अरे भाई सिडबी का फुल फॉर्म इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि सिडबी करता क्या है और उसका यूज यूथ कैसे ले सकता है, इंडियन पीपल कैसे ले सकता है। अगर ये बच्चा बोल दे ना तो टीचर को खुश होना चाहिए। ये होना चाहिए एजुकेशनल पैटर्न जो चल रहा है। इसमें अगर ज़्यादातर दिन चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब चाइना हम पे राज करेगा, बात लिख के रख लो। जब तक हम लोग अपने पैर में खड़ा नहीं होंगे और जब तक ये बिजनेस स्टडीज़ का या कॉमर्शियल नॉलेज का ये छोटा छोटा चीज़ हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज सबको नारा लगा रहा है चाइनीज ऐप बंद करो, लेकिन जब तक हम खुद का ऐप बनाना नहीं सीखेंगे ना तो चाइनीज ऐप ही रहेगा और चाइनीज इसका पूरा का पूरा फायदा उठाएगा। प्लीज बात का बुरा मानना है मानो, लेकिन दिस इज द ट्रू, और मुझे लगता है आप लोग बुरा नहीं मानते हो, क्योंकि सबको क्या लगता है जानते हो, मैक्सिमम को, आज ही एक स्टूडेंट से बात हो रहा था, मैक्सिमम का ये है कि भाई जो लिखा है वो पढ़ा दो ना, इतना ज़्यादा डिटेल्स में जाके क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो लिखा है अगर इसका यूज़ अपने लाइफ में मैं कर ही नहीं पाया तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करके क्या करेंगे। कर लो ऐसा एग्ज़ाम, हज़ारों क्रैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करके ना इंडिया का कितना आबादी बैठा हुआ है। सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक इज़ नॉट एवरीथिंग, और एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जो इंटरव्यू होता है ना उसमें भी नहीं, वही आपको देखना पड़ता है कि भाई किसको कितना आता है, जानता है वो, और उसका यूज़ कैसे करेगा अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये पब्लिक डेटा जो है ये भी आरबीआई के पास ही होता है। तो इतना आपको क्लैरिटी आ गया कि आरबीआई किस लेवल पे जाके इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को हैंडल करते हैं। सेम टू सेम आरबीआई रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशंस में करेंसी पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात कर चुका था कि हमारे पास जो करेंसी होते हैं ये मनी सप्लाई डिपेंड करते हैं हमारे रिजर्व पे। एक बार मैं अगर रीड करूँ तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। द आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी and in the recent context of demonetizations or remonetizations too, adequate money supply is critical for the functioning of the economy। हुआ था ना, मोदी जी ने करवाया था, ठीक है, कितना अच्छा हुआ बुरा हुआ, there is a lots of controversy, ठीक है, बट ये monetizations demonetizations हो या remonetizations हो, बेसिकली ब्लैक मनी को बंद करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, सक्सेसफुल कितना हुआ पता नहीं, बट एक डर तो लोगों के मन में हुआ कि भाई मोदी को भरोसा नहीं, फिर से कुछ कर दे, स्पेशली जो लोग इलीगल वे में पैसा रखते थे उनको डर हुआ। ठीक है, मेरा भी बहुत रिलेटिव्स है, मेरा बहुत मतलब बहुत क्लोज लोग भी है, मेरा एकदम अपना आदमी भी है, उनको भी डर होने लगा। ठीक है, बट मैं इसको एक चीज़ मानता हूँ, इसमें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, जिसने जिस तरह का कहा गया था कि डिमोनेटाइजेशन में इंडियन इकोनॉमी में बड़ा फायदा होगा, फायदा कुछ नहीं, और उसके बाद भी इकोनॉमी को डेवलप करने में बड़ा टाइम लग गया। बट एक चीज़ हुआ कि ये जो 2 नंबरी करने वाले, ब्लैक मनी यूज़ करने वाले जिनका जो मेंटेलिटी था वो कम हुआ और डर पैदा हुआ मन में, एंड मुझे अच्छा लगता है। ऑल द फैक्टर्स इनकम्स इन द मॉडर्न इकोनॉमी आर इन फैक्ट मनी इनकम्स। बिजनेस रेवेन्यू टू इज मनीटाइज्ड।
Moreover, the RBI also oversees the availability of foreign currency to facilitate overseas business transactions. It plays an important, albeit indirect role in the determination of exchange rates, that is, rates at which the domestic currency is exchanged with the foreign currency and vice versa. चलो इस पे 2 मिनट बात कर लेते हैं ना, ये एक्सचेंज रेट पे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप लोग बड़ा जानते भी हो इसके बारे में कोई। चलो 2 मिनट इस पे बात कर ही लेना चाहिए। क्या रेट चल रहा है आज डॉलर का? पता नहीं सर, आज दिखा नहीं सुबह से। 74 सर, 74 75.72 इंडियन अब हो गया रुपीज। सर, सुबह में 74 था। हाँ ठीक है, मतलब 1 पॉइंट कुछ में बढ़ा है। तो इसका इम्पोर्टेंस ही क्या है आपको आपके साथ मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। ये रुपये का वैल्यू अगर हम लोग लास्ट कुछ ईयर का डेटा देखें, चलो देखते हैं 5 साल का डेटा। 5 साल पहले का देख रहे हो सर? थोड़ा जूम करो। 64.09 है ना? 2015 का डेटा देखो, 12 जून 2015 को 64.09 था और आज 2020 है, जून ही चल रहा है, आज का डेटा 75.72। तो लास्ट 5 इयर्स में 10 रुपीज वैल्यू बढ़ा है या गिरा है? दिस इज कॉल्ड अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन? नहीं, दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। ये वैल्यू कम घटा है, सॉरी वैल्यू घटा है। मतलब पहले, वेरी गुड, मैं समझ गया कि आदित्य गलती से बोल दिया। मतलब बहुत लोग ऐसा लगता है कि भाई पहले 64 था अभी 75 चल रहा है तो बढ़ा होगा। नहीं, दिस इज नॉट कॉल्ड बढ़ना, इसको कहते हैं घटना। ठीक है, इसको कहते हैं घट जाना। मतलब रुपये का वैल्यू इसमें उल्टा होता है, रुपये का वैल्यू गिर गया है। मतलब अगर इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं कि इंडियंस बाहर से जो सामान इंपोर्ट करता है ना, चाहे चाइना से करे, जापान से करे या यूएस से करे, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर इसलिए इतना ज़्यादा फेमस माना जाता है क्योंकि इसका स्टैंडर्डाइज इसलिए होता है। मतलब इस पे भी ये सवाल आ सकता है कि वाई यूएस डॉलर, वाई नॉट एनी अदर करेंसी? हम लोग बहुत ज़्यादा इसी पे फोकस करते हैं। दो लॉट्स ऑफ अदर करेंसी इज देयर, लाइक जापान में येन है, ठीक है, चाइना में युआन है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं दुबई में दिनर है, आपका पाउंड है यूके में, यूरो है यूरोप में, ठीक है। तो अलग अलग करेंसी देयर। हाँ, और भी है, बहुत सारे हैं। अब मतलब अनगिनत है, हर एक स्टेट का कंट्री का अलग अलग होगा, लेकिन पॉइंट ये कि वाई यूएस डॉलर? इसलिए क्योंकि यूएस के साथ हर एक कंट्री का बिजनेस होता है, हर एक के साथ। और यूएस बिजनेस में वर्ल्ड नंबर 1 है, ये सबको पता है। क्योंकि यूएस के साथ बिजनेस सबका होता है तो सभी एक कॉमन पॉइंट पे एक हो जाता है। जैसे आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज किसको माना गया? ऑफिशियली तो नहीं है, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को माना जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेते हैं। बिकॉज ब्रिटिश मतलब लास्ट 400-500 साल से दुनिया का हर एक कंट्री में जाके राज किया, स्पेशली लास्ट 300 ईयर्स। इसीलिए लास्ट 300 ईयर्स में ये इंग्लिश हर एक कंट्री का एक कॉमन लैंग्वेज हो गया, स्पेशली कॉमनवेल्थ नेशंस में जहाँ जहाँ ब्रिटिश गया है। लेकिन हर कंट्री नहीं मानता इंग्लिश को, लेकिन फिर भी कॉमनवेल्थ नेशंस मानते हैं क्योंकि ब्रिटिश राज वहाँ चलाता है, तो वो कॉमन लैंग्वेज बन गया है। सिमिलरली यूएस डॉलर, क्योंकि यूएस हर एक कंट्री के साथ बिजनेस करता है, दैट्स वाई यूएस डॉलर को एक स्टैंडर्ड डॉलर माना जाता है, करेंसी माना जाता है, और उसी को लेके इंडिया भी बड़ा चिंतित होता है। अब सवाल ये होता है कि 64 से 75 होना घटना क्यों? अगर आप इंपोर्ट करते थे पहले कोई भी चीज, अगर आप पहले 100 चीज इंपोर्ट करते तो 100 इंटू 64 करके दाम लगाते थे। अभी आप 100 इंटू 75 करके दाम लगा रहे हो, तो आप जो चीज ला रहे हो उसका दाम बढ़ रहा है। इसका मतलब इंडियन रुपये का वैल्यू गिर गया है। पहले आप सस्ते में ला सकते थे, 2015 में आप 64 करके ला सकते थे एक एक सामान। अभी अगर आपको लाना है, अगर आप कोई भी आप फॉरेन परचेज करो ना, अभी कोई भी चीज आप डॉलर में परचेज करो, amazon.com में जाओ, सिंपल है, amazon.com में जाओ, .com है, नॉट .in, amazon.com में जाओ, वहां पर हर एक चीज डॉलर में दिखता है। अब कोई भी चीज परचेज करो, अगर आप 5 साल पहले करते, 5 साल पहले 64 में करते, 63 में करते, लेकिन आज करोगे तो 75 में करोगे। इवन अगर आप 5 दिन का ही देख लो ना, अगर आप 5 दिन में देखो, चलो 1 मंथ करते हैं, 1 मंथ पहले अगर करते तो 75.70 में करते, सॉरी 77 में करते, ज़्यादा हो गया था, अभी थोड़ा कम हुआ है। तो ये अप डाउन होता है, अप डाउन इसलिए होता है इंटरनेशनल बिजनेस के कारण, इसमें बहुत गहराई है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का एक पढ़ाई भी है, सायोक, मैं आपको भी बता दूं, अगर किसी को इंटरनेशनल करेंसी के बारे में जानना है और करेंसी मार्केट के साथ जाना है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का करेंसी डेरिवेटिव का भी एक कोर्स होते हैं। मैं आगे आगे आप लोगों को भी बताऊंगा कैसे होता है। चलो अभी उतना कोर्स में नहीं जाना, मैं इसलिए आपको बस इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि हर एक चीज़ के ऊपर इन डेप्थ पढ़ाई होता है।
ठीक है, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि कहाँ है और कहाँ जा रहा है। ओके, तो दूसरा पॉइंट, लेकिन इसमें ना एक सुविधा होता है, जानते हो, इसमें जैसे 64 से 75 में जाना बुराई है, इंपोर्ट के दृष्टिकोण से देखो तो बुराई है, लेकिन एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से देखो तो अच्छा है। हेलो, हाँ सर। क्या आप लोग सुन हाँ रहे सर। हो? मैंने अभी बोला हाँ सर। कि हाँ इंपोर्ट सर। के नज़र से देखो तो ये खराब है, क्योंकि इसमें इंडिया का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर एक्सपोर्ट के नज़र से देखोगे ना, तो दिस इज़ गुड फॉर आवर कंट्री, बिकॉज अगर आप आज के डेट में कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट करोगे, अगर पहले एक्सपोर्ट करते थे ना तो आपको 64 मिलता था, पहले एक्सपोर्ट करते थे तो 64 मिलता था, आज वही चीज़ अब अगर आप लाओगे तो आपको 75 करके मिलेगा, सेल सर करोगे यही तो। क्वेश्चन एक बोर्ड के एग्जाम में भी आया था, अभी 12th के बोर्ड के एग्जाम में आया था। हाँ सेम क्वेश्चन कि मतलब हाँ, एक्सपोर्ट करने पे इंडिया को क्या फायदा, एक पैराग्राफ लिखा हुआ था और उसी से निकाल के बनाना था। एग्जैक्टली, इसको हॉट्स बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। वेरी गुड सर। तो मोटा मोटी आपको ये क्लैरिटी आया कि करेंसी का ये जो अप एंड डाउन है, ये अप डाउन चलता रहता है, ठीक है, लेकिन ये अप डाउन में डिपेंड करता है कि भाई आपका इकोनॉमी ज़्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड है, तो इंडिया को इस पर चिंता इसलिए होता है कि इंडियन इकोनॉमी करेंटली इंपोर्ट ओरिएंटेड है, मतलब हम लोग बाहर से ज़्यादा सामान मंगवाते हैं, इसलिए इंडिया का लॉस हो जाता है। अगर इंडियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता ना, लाइक चाइना, चाइना तो जानबूझ के अपना करेंसी को डॉलर के वैल्यू से ना बढ़ा के रखता है, मतलब घटा के रखता है जानबूझ के, क्यों? ताकि उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और उनका वैल्यू बढ़ जाए, और ऐसा ही किया है उन्होंने, और अपना इकोनॉमी ऐसी तरह से स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि उन्होंने अपना देश में चीज़ों को बनाया और फॉरेन में एक्सपोर्ट कर करके अपना इकोनॉमी को डेवलप किया। और आज लद्दाख में देखो कैसे आंख में आंख डाल के दिमाग खराब कर रहा है हमारा, नेपाल को भी ऊपर से परेशान कर रहा है। क्यों? जिसके पास पैसा हो ताकत आ जाता है ना, और ताकत के साथ वो कुछ भी करता है। तो इसीलिए इंडिया को भी ना, में सर चाइना में उसके ऐप के अलावा और कोई ऐप नहीं चलता है, बस उसका ही हाँ बनाया नहीं, हुआ और चलता कोई ऐप नहीं चलता, क्योंकि वो लोग नहीं चाहता कि उनका जो भी सिक्योर मतलब इंफॉर्मेशन किसी के पास पहुंचे, उनका इंफॉर्मेशन किसी के पास पहुंचे, उनका लोकेशन कोई ट्रैक ना कर ले। समझ रहे हो? वो अपना धंधा चलाते हैं। मुझे चाइना का स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं लगता, पर लेकिन फिर भी अपना सिक्योरिटी के लिए इट्स वेरी गुड थिंग। इंडिया को भी अपना सिक्योरिटी देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले इंडिया को अपने पैरों में खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि ये जो एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज का जो ख्याल है और इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्या सबको क्लैरिटी है कि इसका दाम बढ़ने में क्या होता है, दाम घटने में क्या होता है, ठीक है, मतलब इंडियन वैल्यू गिरना किसको कहते हैं, इंडियन वैल्यू बढ़ना किसको कहते हैं, इंपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है और एक्सपोर्ट में क्या सुविधे हैं, ये सब आपको क्लियर है? हाँ सर। यस सर, यस सर। भूलोगे तो नहीं ना कभी भी? नहीं सर। बोलना नहीं सर, ये सब नॉर्मली ना मैं बड़ा सीनियर लेवल में बताता हूँ, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ये सब चीज़ ना कभी मत भूलो, क्योंकि ये सब ना सीरियसली बड़ा मतलब बड़ा अच्छा नॉलेज है और आपको बड़ा काम आएगा। खून पे ले लो, मेरा एक सिस्टम है, बार बार पढ़ने वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगता, एक बार पढ़ो और ब्लड पे ले लो, ताकि रोज रोज एक ही चीज़ पे फोकस ना करना पड़े, ठीक है। वो लोग बोलते हैं ना रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है, वो बार बार रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है। एक बार पढ़ो ना, जैसे मूवीज एक बार देखते हो क्या बार बार देखना अच्छा लगता है? एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, तब पूरा एकदम दिमाग में आ जाता है। मूवी का पोस्टर कहीं भी रास्ते पे देखते हो क्या दोबारा देखने आते हो क्या पोस्टर पे कौन था? एक बार देख लेते हो भाई, कटरीना कैफ है, ऋतिक रोशन है, एकदम दिमाग में बैठ जाता है भाई कटरीना ऋतिक का मूवी है, देखना है, ठीक है। लेकिन जैसे पढ़ाई का बात होता है, बट यहाँ तो कोई बोलेगा सर यहाँ कटरीना ऋतिक तो नहीं है ना, इसका मतलब एक चीज यहाँ से क्लियर होता है कि वो आपको पसंद है या आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये आपका जरूरत है, वो आपका जरूरत नहीं है। तो आप सोचो आप जरूरत का करोगे या आप पसंद का करोगे? तो इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू। Credit policy, the RBI does not fund the business for that matter any activity. However, its policies have a major impact on channelizations of the banking resource of business. Statutory liquid ratio, SLR CRR, ये क्या होता है सर? SLR CRR वो होता है, मैं आपको अभी का रेट अभी दिखाता हूँ। ये हाँ बोलो बोलो, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, लाइक SBI, कोई भी बैंक जिसमें हम लोग जाते हैं, ये बैंक अपने पास ना कुछ अमाउंट रख लेते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट, जिसको आरबीआई बताता है कि भाई कितना अमाउंट तुम्हें स्टैट्यूटरी रखना है और कितना अमाउंट अपने पास सीआरआर के हिसाब से उसके पास रखना है।
तो cash reserve of the business and other sectors, let us introduce ourselves to the measures of magnitude of financial parameters such as interest rate. It is called basis point. प्लीज इस बेसिस पॉइंट पे ध्यान देना, कोई भी इकोनॉमिकल न्यूज पे आजकल बेसिस पॉइंट बड़ा वाइटल होता है, क्योंकि जैसे ही रेपो या रिवर्स रेपो पे चेंजेस होता है ना, तो बोलते हैं कि आरबीआई ने इतना बेसिस पॉइंट में रेपो को घटाया, इतना बेसिस पॉइंट पे रेपो को बढ़ाया। बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता कि ये बेसिस पॉइंट क्या है। तो आप प्लीज सुन लेना थोड़ा सा ध्यान से। ऑन 1% इज इक्विवेलेंट टू 100 बेसिस, प्लीज मैथ्स क्लियर करना। 1% इज इक्विवेलेंट टू 100 basis points. To illustrate, if central bank current bank rate is 7.75% and RBI decrease it by 25 basis point, then new rate will be 7.50. अगर 1% इक्विवेलेंट टू 100 बेसिस होता है, 1% मतलब 100 बेसिस हो गया। अगर आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि भाई रेपो रेट गिर के 7.75 चल रहा है, वो हो जाएगा 25 बेसिस पॉइंट में नीचे जाएगा। इसका मतलब अगर पहले करंट बैंक रेट था 7.75%, तो अभी वो नीचे हो जाएगा 7.50। तो क्यों? क्योंकि 0.25 बेसिस मतलब 25 बेसिस पॉइंट, जिसका मतलब 0.25%। बोलो, बेसिस पॉइंट क्लियर है? नहीं सर। हाँ सर, समझ में आ गया। नहीं, किसको नहीं बोला? मैं सर मृत्युंजय। हाँ বল কি প্রবলেম বল। এটা বুঝতে পারলাম না আমি স্যার ঠিক করে। কি বুঝতে পারলি না? আরেকবার বলতে হবে তো। মানে বেসিস পয়েন্ট, হ্যাঁ মানে বেসিস পয়েন্ট কিসের উপর ডিপেন্ড করে, মানে ওটা জন্য बेसिस पॉइंट मतलब सिंपल है। जैसे मानो कि अभी आरबीआई, अगर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। देखो, आरबीआई मैंडेटरी पॉलिसी दिख रहा है टुडे का, आज का है। सीआरआर कितना है? 3%। एसएलआर कितना है? 18.50%। रेपो कितना है? 4%। रिवर्स रेपो कितना है? 3.35%। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सीआरआर क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक अपने पास रखता है। बैंक अपने पास, जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं ना पैसा जमा करने के लिए, जाते कि नहीं जाते? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ओके, जैसे मानो कि एसबीआई, हम लोग एसबीआई में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए। अब जैसे ही हमने एसबीआई पे गए पैसा जमा करने के लिए, तो एसबीआई क्या करता है, उसका कुछ पार्ट, जैसे आपने ये एसबीआई बैंक आपको दिख रहा होगा, एसबीआई क्या करता है, इसी का कुछ पार्ट सीआरआर करेगा। जैसे सिर्फ आपका नहीं, सबका मिला जुला के एक परसेंटेज करके, जितना उसके पास जमा राशि होगा, दैट इज डिपॉजिटेड अमाउंट, उसी का एक पार्ट उसको सीआरआर करना पड़ेगा, और उसी का एक पार्ट आपको उसको एसएलआर करना पड़ेगा। ये एसएलआर वो क्या करेगा? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है, जो उसको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, और एक है सीआरआर जो अपने पास रखेगा। ठीक है, ये सीआरआर और एसएलआर का जो खेल है, इसमें ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। तो आरबीआई को एक चीज, बैंक को एक चीज पता होता है, चाहे एसबीआई को एक चीज पता है कि कस्टमर जो है ना, ये रोज रोज नहीं आता है अपना पैसा उठाने के लिए। तभी बैंकिंग बिजनेस का एक फंडामेंटल पैटर्न क्या है कि बैंकिंग बिजनेस पे, कि क्योंकि जो कस्टमर है वो रोज रोज पैसा जमा उठाने नहीं आते, लेकिन जब जमा करने बहुत ज्यादा लोग आते हैं। आप बैंक में गए होंगे, अब देखना मैक्सिमम लोग जमा करने जाते हैं, उठाने उतना लोग नहीं जाते। एक्सेप्ट सिचुएशंस कुछ अलग होगा, एक्सेप्शनल सिचुएशन शुड बी देयर, बट इन नॉर्मल सिनारियो में आप देखना कि बैंक में लोग मैक्सिमम लोग पैसा जमा करने ही लाइन लगाते हैं, पैसा उठाने उतना लोग लाइन नहीं लगाते, चाहे एटीएम ही क्यों ना हो। तो बैंक अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जितना पैसा बैंक में आता है ना, तो बैंक क्या करता है, तो आरबीआई की ये साफ पैटर्न है कि भाई पहले ना सीआरआर और एसएलआर के लिए पैसा आप अलग कर लो। क्यों? इमरजेंसी में अगर आपके पास फंड का कमी होगा तो आप कैसे चलोगे? तो कुछ पैसा मेरे पास रख लो और कुछ पैसा अपने पास रख लो, और बाकी जो अमाउंट रहेगा लोगों को लोन देने के लिए यूज करो। बोलो, ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया? बैंक का बिजनेस क्या है? बैंक मेनली लोगों को लोन देते हैं, और उस लोन का इंटरेस्ट से अपना बिजनेस को बनाते हैं। आपको 10,000 का लोन दिया, उसमें बैंक आपको बोला कि 12% रेट है, तो 10,000 का 12% जो भी अमाउंट होता है वो उसका इनकम है। उससे बाकी अब क्या हुआ, जैसे आप पैसा जमा किए ना, हमारा डिपॉजिट का अमाउंट जैसे बैंक के पास गया, उसमें से वो कुछ सीआरआर के रख लिया, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, जो बाद में इमरजेंसी में यूज करेगा, और एसएलआर जो आरबीआई के पास जमा कर दिया। रेपो रेट क्या है? जिस रेट में आरबीआई के पास ये कॉमर्शियल बैंक जाके मतलब लोन लेते हैं, ये होता है रेपो रेट। और जिस रेट में कभी कभी आरबीआई इनसे लोन देते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, मतलब ऑपोजिट होता है।
रिवर्स रेपो। अब ये रेपो रेट अगर ज़्यादा हो जाए ना, रेपो रेट अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के लिए ज़्यादा कर देगा, ये 4% दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हेलो, अगर मान कि कल ये हाँ सर, पॉइंट, दिख रहा है। कल अगर बोल दिया आरबीआई की रेपो रेट शुड बी इंक्रीज टू 25 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब आप तुरंत समझ लो कि ये 4.25 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर बोल दिया कि 50 बेसिस पॉइंट, तो ये 4.50 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि आरबीआई ने जिस रेट में कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है वो रेट बढ़ा दिया। अगर आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक का रेट बढ़ा दिया तो कॉमर्शियल बैंक आपका रेट बढ़ा देगा। आपको अगर पहले 6% का लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता था, अभी आपको 6.5% या 7% देना पड़ेगा। हेलो, हाँ सर। इज इट क्लियर टू यू नाउ? हाँ सर, अब दिस इज द बेसिस पॉइंट का रियल यूज। क्या सबको क्लियर है मेरा बात? बेसिस पॉइंट का Yes, कॉन्सेप्ट sir. क्लियर है? ओके ओके, Yes, वेरी sir. थैंक यू। आरबीआई एक बहुत बड़ा खेल है। मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग का इस क्लास के अंदर जितना हो सकता है मैं कराऊँ। नॉर्मली ये सब तो और डेप्थ का बात है, बट फिर भी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। क्या इंटरेस्टिंग है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा इकोनॉमी का खेल इसमें छुपा हुआ है। Yes, sir. SLR and CRR are quantitative measures of the credit policy. This affects funds and ability to all the sectors. RBI has in its armor qualitative measures and credit control through which it influence the credit availability to a particular sector. ठीक है, हर एक सेक्टर्स को अलग अलग लेवल में ये हैंडल करते हैं। तो इस तरह से ये CRR SLR का खेल आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू करना प्लीज। डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने के पीछे भी यही काम करते हैं। सिने क्वा नॉन मतलब एब्सोल्यूट इम्पेरेटिव। फाइनेंस इज सेड टू बी लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, है ना? बिजनेस का लाइफ ब्लड होते हैं फाइनेंस। एंड फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसा का जुगाड़। पाती लैंग्वेज में समझो, एकदम लेमैन के जैसे। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा का जुगाड़। इंडिया में बिजनेस के लिए पैसा का जुगाड़ किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है। चाहे बिजनेस गवर्नमेंट का हो, चाहे बिजनेस आप हम जैसे प्राइवेट लेवल में हो। And well-developed financial system is regarded as the sine qua non, an absolute imperative for economic development. The financial system typically comprise financial institution. ये जो अभी लाइन में पढ़ा ना sine qua non, प्लीज याद रखना इसको। इसका मतलब होता है absolute imperative. That means finance जो लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है, एज वेल एज फाइनेंशियल सिस्टम को ये डेवलप करता है, इसी को sine qua non बोलते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The financial system typically comprises financial institutions, financial instruments and financial markets. इसको एक साथ में अगर बोलते हैं ना, आजकल क्या बोलते हैं जानते हैं? इस सब में कोर्स निकला है आजकल, फाइनेंशियल मॉडलिंग। मतलब आप लोग अगर फाइनेंस में बड़ा अच्छा नॉलेज ले लोगे ना, तो आगे जाके आप ना अलग अलग फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप करके सर्विस, मतलब जिसमें लोग फंड क्रेज करेगा, आपके फंड में लोग अगर पैसा डालता है तो उसमें गवर्नमेंट को फायदा होगा। ये सब फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड इंजीनियरिंग का खेल है। मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा थोड़ा सा कि व्हाट इज द न्यू एज फाइनेंशियल मॉडलिंग और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका बेसिक बात छुपा हुआ है हमारा आज का इस टॉपिक में। ओके, तो CRR SLR तो बात कर चुके हैं। एंड फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म, फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म ये तो आप जानते ही हैं। मैं लास्ट क्लास में भी बात कर रहा था कि हम लोग जब पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, making and receiving payments in an integral part of any economic transactions. In a modern economy, one may envisage paper-based and digital payments and fund transfer mechanism. जैसे आप लोगों में लास्ट दिन बता रहा था, NEFT, National Electronic Fund Transfer, RTGS, Real Time Gross Settlement, UPI, Unified Payment Interface. ये सब जो सारा का सारा पैटर्न है ना, ये आरबीआई का ही बना हुआ। डिजिटल पेमेंट, कार्ड स्वाइपिंग आप लोग जाके करते हो, इंटरनेट बैंकिंग करते हो, ये सारा का सारा रिजर्व बैंक के थ्रू से कंट्रोल होता है। एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बैंकिंग सिस्टम में, इसका नाम है फिनाकल। क्या है? बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं फिनाकल। ये फिनाकल इन्फोसिस का बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में ये लोग मेनली आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक अपने लेवल पे आप थोड़ा रीड कर सकते हो। ये देखो, फिनाकल इज अ बैंकिंग product developed by the Indian corporate Infosys that provide universal digital banking functionality to banks. In August 2015, Finacle became part of EdgeVerge System Limited, a wholly owned product subsidiary of Infosys. देख रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो ये सब जाना करो प्लीज। तो there are lots of things happening throughout the economy. हम लोग बहुत कम जानते हैं और बहुत कम जान पाते हैं, और सबसे मेन चीज जानने का इच्छा रखते हैं। तो मैं बस इतना ही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जानने का इच्छा को बढ़ाओ,
और ये सब जो सारा का सारा चीज़, एक डिजिटल पेमेंट, आरबीआई क्या करता है, डिजिटल पेमेंट में हेल्प करता है। अरे भाई डिजिटल पेमेंट में हेल्प करता है, कैसे करता है? इन्फोसिस, हम लोग बोलते हैं आईटी सेक्टर में, इन्फोसिस का काम देखो। अरे इन्फोसिस आईटी सेक्टर है, क्या करता है इन्फोसिस आईटी सेक्टर में? इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके गवर्नमेंट पे, प्राइवेट लेवल पे, बैंक्स में रजिस्टर करते हैं, फिर वहाँ पर वो लोग अपना काम करते हैं। तभी जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वैल्यू होते हैं, तभी जाके आप लोग जैसे चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी का वैल्यू होता है। ऐसे नहीं बना ये इकोनॉमी, बड़ा पसीना बहाना पड़ता है, बड़ा इनोवेटिव होना पड़ता है। अगर आप लोग ये पसीना बहाना और इनोवेशन को अगर आप लोग नहीं मानोगे, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं बहुत आजकल ना यूथ के अंदर में बड़ा मतलब दूसरा चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट देखता हूँ, और ये सब चीज़ में इंटरेस्ट बहुत कम देखता हूँ। तभी मैं बार बार इतना चिल्ला के नेगेटिव से आप लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज़ इंटरेस्ट को बढ़ाओ। मैं अगर कभी ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ी तो नहीं मांग सकता, पर बुरा मत मानना। तो जो भी हो, आई होप कि आरबीआई का जो डिटेल्स आज हम लोगों ने जाना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए सामने बड़ा क्लैरिटी में है। आप लोग यहाँ पर रेपो, रिवर्स रेपो प्लीज़ एक बार रीड कर लेना, ओके? ऑलरेडी बात कर चुका। अच्छा, अरिजीत बोल रहा था कि सर आईपीओ के बारे में बोलो। आज तो सेबी और आप लोगों के दिमाग में मैं मतलब डालना नहीं चाहता, तो मैं नेक्स्ट दिन जब सेबी के बारे में डिस्कशंस करूंगा ना, तो मैं आईपीओ के बारे में ज़रूर चर्चा करूंगा। और सर आपको व्हाट्सएप में भेजा था वो, कौन? तो आईपीओ सर, जो नया नया आईपीओ लिस्टेड हुआ है सब भेज दिया आपको सर। ओ अच्छा, तो आईपीओ जाने सब कुछ मेरे को सेंड किया, ठीक है, मैं कल के क्लास में डिस्कस करूंगा। जो लोग शेयर के क्लास में करना चाहते हो, ऐसे ही मैं भी तो अभी फ्री चल रहा है शेयर का क्लास भी, आप लोग अगर थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहते हो तो वहाँ पर आके कल कर सकते हो। जो भी पर्सनली करना चाहेगा मैं उनको ज़रूर लिंक शेयर करूँगा, आप लोग मेरे को अलग से बताना। ओके, तो मैं आज का क्लास इतना ही रखूँगा। मैं आप लोग के सामने आ रहा हूँ एक बार, आप लोग मुझे बताना कि अगर आज आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। बोलो सर, क्या सब कुछ समझ में आया जो भी बात हाँ हुआ? सर। हाँ सर। टॉपिक अच्छा था आज का? हाँ सर, इंटरेस्टिंग हाँ टॉपिक है। सर। बहुत अच्छा ये सब टॉपिक। पुराना पढ़े हुए तो सर सब याद है, पहले इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़े हैं। इकोनॉमिक्स फाइनेंस तो सब मिक्स्ड अप ही है। कोई सवाल तो नहीं है ना? नो सर। अगर है तो पूछ सकते हो। नहीं सर।